माँ तेज तेज कदमों से बढ़ी जा रही थी। ऑटो से उतरकर तेज धूप में माथे का पसीना पोंछते हुए बड़बड़ा रही थी। आज तो दवा देने का समय भी निकल गया, इतनी देर हो गई। बाबूजी भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। खुद से मन ही मन बातें करते हुए वो सोमनाथ निवास पहुंच गई। 80 साल के सोमनाथ मिश्रा जी सीमा का इंतजार करते हुए अपने बेड पर लेट गए और उनकी आंख लग गई थी। घर में नौकरानी सरिता भी सीमा का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में सोमनाथ निवास में घंटी बजती है। नौकरानी सरिता फट से दरवाज़ा खोल ही झट से बोल पड़ती है, बाबूजी आपका इंतज़ार करते करते सो गए। सीमा अलमारी की ड्रॉर से तुरंत दवा निकालती है और हाथों में पानी का गिलास लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही सीमा सोमनाथ जी के कमरे के बाहर पहुंचती है, मानो उनके कदमों की आहट से सोमनाथ जी की नींद टूट जाती है। वे बड़े स्नेह से बोल पड़ते हैं, बेटा सीमा आ जाओ। सीमा सोच में पड़ जाती कि हमेशा बाबूजी मुझे कैसे पहचान लेते हैं कि कमरे के बाहर मैं ही हूँ। घर पर तो सरिता भी है। सीमा दरवाज़ा खोलते ही अपनी मीठी आवाज़ में बोलती है, बाबूजी आप भी ना कैसे जान लेते हैं कि मैं हूँ। सीमा ने बड़े प्यार से सोमनाथ जी को दवा खिलाते हुए ऑर्डर देते हुए लहजे में कहा, बाबूजी आप भी हद करते हैं। मुझे अगर देर हो जाती है तो आप दवा क्यों नहीं लेते। सोमनाथ जी सीमा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटी अब ये ज़िंदगी तुझे देखकर ही कटेगी। मोहित के जाने के बाद तू ही मेरा सहारा है। मोहित सोमनाथ जी का इकलौता बेटा जो आर्मी में तैनात था। एक आतंकवादी हमले में मोहित शहीद हो चुका था। इस घटना को 3 साल हो चुके थे। मोहित की याद में सोमनाथ जी पल पल तड़पते थे। सीमा जो मोहित की मंगेतर थी, वो सोमनाथ जी का ख्याल इस तरह से रखती थी जैसे उनकी बेटी हो। सीमा और मोहित एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी होने वाली थी उनकी, मगर 15 दिसंबर का वो मनहूस दिन था जब मोहित एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गया। मोहित की मौत के बाद सोमनाथ जी अकेले रह गए थे। मोहित की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। सीमा का सोमनाथ जी से गहरा लगाव था। यही वजह है कि सीमा सोमनाथ जी से दूर नहीं जाना चाहती थी। सीमा एक बेटी और बेटे का फर्ज कुंवारी बहू बनकर निभा रही थी। सीमा के पिता मोहन त्रिपाठी 3 साल से उसको शादी के लिए मना रहे थे कि वो अपना घर बसाकर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाए, मगर सीमा की ज़िद है कि वो शादी नहीं करेगी, वो सोमनाथ जी की देखरेख करेगी। वहीं सोमनाथ जी भी सीमा को अपना घर बसाने के लिए बोलते बोलते थक चुके थे, मगर सीमा अपनी ज़िद पर अड़ी थी। सुंदर, सुशील, हर काम में निपुण सीमा के लिए तमाम रिश्ते आ रहे थे, मगर उसके दिल में तो मोहित की सूरत बसी हुई थी। उधर सोमनाथ जी हर किसी से यही कहते कि उन्होंने कोई पुण्य काम किया था जो उन्हें सीमा बेटी के रूप में मिली। वो हर दिन ईश्वर से उसकी खुशियों के लिए दुआ मांगते। वो यही चाहते कि सीमा के हाथ जल्द पीले हो जाएं और वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर दे। इतनी कम उम्र में उसने बहुत बड़ा दुख सह लिया। शायद सीमा की ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला था। उसकी ज़िंदगी नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी, जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। सीमा समाज कार्य में दिलचस्पी रखती थी। उसने एक अनाथ बच्चों के आश्रम में काम करना शुरू कर दिया। सीमा का समय वहाँ कब गुजर जाता था कि उसको पता ही नहीं चलता था। वो सोमनाथ जी को दवा और खाना खिलाकर सीधे आश्रम पहुंचकर बच्चों को पढ़ाने और उनके साथ खेलने में व्यस्त हो जाती। वो मानो अपना गुम भूल चुकी थी। सीमा का ये समर्पण देख आश्रम ट्रस्टी के वो बेहद करीब आ चुकी थी। ट्रस्टी गीता देवी सीमा को बहुत पसंद करने लगी थी। वो मन ही मन उसको अपनी बहू बनाने का ख्वाब देखने लगी। गीता देवी का बेटा मयंक यूएसए में एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। गीता देवी चाहती थी कि उनका बेटा किसी फिरंगी से शादी न कर ले, इसीलिए वो उसके लिए लड़कियां देख रही थी। मयंक हर बार लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए माँ से यही कहता, माँ डर मत, तेरा बेटा किसी फिरंगी से शादी नहीं करेगा, तो जिसको कहेगी उसी से ही करूँगा। बस मुझे कुछ समय आज़ाद रहने दे, शादी के बंधन में अभी नहीं बंधना। गीता देवी बस इस बात से मयंक के इंडिया आने का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने सोच रखा था कि इस बार वो मयंक की सगाई करवा कर ही उसको भेजेंगी। इधर गीता देवी सीमा के परिजनों से भी मिलने जुलने लगी, जिससे शादी की बात करने में आसानी रहे। गीता देवी ने सीमा के परिजनों से सीमा का हाथ मांगते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि वो उसे हमेशा खुश रखेंगी। सीमा के माता पिता इस रिश्ते से बेहद खुश थे। वो बस सीमा का हाँ का इंतज़ार कर रहे थे। सीमा से इस रिश्ते की बात को तो सीमा ने साफ मना कर दिया। सीमा के दिल और दिमाग में मोहित छाया हुआ था।
सीमा के परिजनों ने सोमनाथ जी से इस रिश्ते के बारे में चर्चा करते हुए उनसे आग्रह किया कि वो सीमा को समझाएं। सीमा उनकी बात कभी नहीं टालेगी। अगली सुबह जब सीमा सोमनाथ जी के घर उनको रोज़ की तरह दवा खिलाने पहुंची तो उन्होंने समझाने की कोशिश की। सीमा हमेशा की तरह ये बात सुनकर उदास होकर बोल पड़ी, क्या मेरा यहाँ आना आपको पसंद नहीं? अगर ऐसा है तो आप बता दीजिए, मैं आपको तंग करने कभी नहीं आऊँगी। सोमनाथ जी ने दुखी स्वर में समझाते हुए कहा, बेटा मैं आज हूँ और कल नहीं। कब तक तू यहाँ ऐसे आती रहेगी? तुझे अब अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। तुझको दुखी देखकर मोहित कुछ नहीं हो रहा होगा, उसकी खातिर मान जाओ। आखिरकार सोमनाथ जी ने सीमा को शादी के लिए मनवा ही लिया। उधर मयंक 1 महीने के लिए इंडिया आ गया। गीता देवी ने मयंक के सामने सीमा का रिश्ता रखा। मयंक ने भी इस रिश्ते को हल्के में लेते हुए कह दिया, हाँ माँ, मैं लड़की से मिलकर देखता हूँ। पहले मयंक और सीमा की मुलाकात का समय निर्धारित किया गया और फिर वो दिन आया जब दोनों का आमना सामना होने वाला था। सीमा साधारण लड़की थी, साज श्रृंगार से उसको लगाव नहीं था। मोहित के जाने के बाद तो मानो वो सब कुछ भूल ही चुकी थी। सीमा की माँ के कहने पर उसने पिंक कलर की साड़ी और हल्का मेकअप किया। हमेशा की तरह उसने अपने बाल खुले ही छोड़ दिए थे। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सीमा अपने परिजनों के साथ एक होटल पहुंची जहां मयंक अपनी माँ के साथ पहले से मौजूद था। मयंक और सीमा ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। सब कुछ बेहद फॉर्मल चल रहा था। मयंक सीमा को निहार रहा था, मगर बेहद एटीट्यूड से। उधर सीमा झेप रही थी कि मयंक से सीमा के सामने सवाल किया, मैं आबर्ड में रहता हूँ, आप इतनी सिंपल हैं, खुद को कैसे एडजस्ट करेंगी? सीमा सिर झुकाकर बगैर कोई उत्तर दिए शांत बैठी रही। सीमा का शांत रहना मयंक को अखर गया। दोनों परिवार आपस में फॉर्मल मीटिंग करने के बाद होटल से निकल पड़े। मयंक को यह मुलाकात कुछ अच्छी नहीं लगी। उसने माँ को समझाते हुए कहा कि वो जिस तरह की लड़की चाहता है, सीमा वैसी नहीं है। उधर सीमा अपने पिताजी को समझाने में जुटी थी कि मयंक उसके टाइप का लड़का नहीं है। पहली मुलाकात में मयंक और सीमा एक दूसरे को रिजेक्ट कर चुके थे, मगर दोनों परिवार इस रिश्ते को ना नहीं कहना चाह रहे थे। गीता देवी ने सीमा की बात से करते हुए कहा, इस समस्या का समाधान खोजने को कहा। दोनों ने यही निर्णय लिया कि दोनों को कुछ समय दिया जाए जिससे वो एक दूसरे को समझ सकें। अपनी रूटीन के अनुसार सीमा बेहद फ्रेश मूड में सोमनाथ जी से मिलने पहुंचती है। वो बहुत खुश लग रही थी। सोमनाथ जी ने उससे झट से पूछा, आज बहुत खुश हो, क्या बात है, लड़का पसंद आ गया क्या? इस सवाल पर सीमा ने बाबा कहते हुए उनकी तरफ खिलखिलाते हुए कहा कि लड़के ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैंने उसे। इस पर सोमनाथ जी हंस पड़े। उनसे रहा नहीं गया और वो बोल पड़े, कौन बदनसीब है जिसने तुझे रिजेक्ट किया? वो बोल पड़े, मुझे अब तेरी माँ से बात करनी पड़ेगी, आखिर मैं भी समझूं माजरा क्या है। सीमा ने मयंक की तस्वीर मोबाइल पर दिखाते हुए कहा कि यही वो विदेशी लल्लू है, पता नहीं खुद को क्या समझता है, जाए जाकर किसी फिरंगी से शादी कर ले। सोमनाथ जी मन ही मन उसकी बात सुनते रहे और खामोश थे। उनको मयंक एक नज़र में ही पसंद आ गया था। वो ही सोच रहे थे कि ईश्वर ने सीमा की ज़िंदगी में मयंक के रूप में खुशियाँ भेजी हैं, अब दोनों को एक करना ही होगा। सीमा और मयंक की मुलाकात को 2 दिन बीत चुके थे। अब सब सामान्य हो रहा था। सीमा ने सोचा कि अब उसके रिश्ते की बात कोई नहीं करेगा, मगर डिस्टिनी कुछ और ही थी। मयंक माँ के साथ आश्रम आने लगा। वो वहाँ सीमा को काम करते करते देखता है। इतनी मेहनती बच्चों से प्रेम बात करना और बच्चों के बीच बच्चा बनकर उनके साथ खेलना उसको आकर्षित करने लगा। मयंक सीमा को चोरी छिपे देखने लगा। अब वह आश्रम आने का बहाना खोजने लगा था। इस बात को माँ गीता देवी भाप चुकी थी। ये उनके लिए अच्छे संकेत थे। इस बात की जानकारी सीमा के माता पिता को पता चली तो वह बहुत खुश थे। उनके सामने अब समस्या सीमा की हाँ का था, जिसका निदान सोमनाथ जी के पास ही था। मयंक ने सीमा से बातें करनी शुरू कर दी थी, मगर ये सीमा को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे दूर भागने की कोशिश करती तो मयंक किसी न किसी बहाने उसके करीब जाने का प्रयास करता। इस तरह से 15 दिन कट गए।
अब सीमा भी मयंक से बातें करने लगी। दोनों नज़दीक आ रहे थे। यह बातें सीमा ने सोमनाथ जी को बताई। वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने धीरे से सीमा से पूछा, क्या उसे अब वो विदेशी उल्लू पसंद है? सीमा ने उनकी बात हंसी में टाल दी। सीमा मयंक के करीब आ रही थी। सीमा सोच में पड़ गई थी कि उसके मयंक को जैसा समझ रखा था वो वैसा नहीं। सोमनाथ जी ने बेटी को आशीर्वाद देते हुए हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और शादी के लिए हाँ कहने के लिए कहा। सीमा ने भी उनकी बात पर सहमति जता दी। अब शहनाई बजने का समय आ चुका था। मयंक को 15 दिन बाद वापस जाना था। शादी की तैयारियां जोरों पर चलने लगी। आखिरकार शादी का वो शुभ दिन भी आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। दोनों की शादी संपन्न हुई। शादी के तुरंत बाद मयंक के जाने का समय आ गया था। सीमा का पासपोर्ट अब तक नहीं बना था, सो उसको पासपोर्ट मिलने तक का इंतज़ार करना था। मयंक के जाने के बाद सीमा दिन गिन रही थी कि वो कब मयंक के पास पहुँचे। सीमा और गीता देवी आश्रम में पहले की तरह जाने लगी। अब सीमा वहाँ बहू के तौर पर जाने लगी, जिससे उसका और भी सम्मान बढ़ गया था। सीमा का पासपोर्ट बनकर आ चुका था। सीमा मयंक से मिलने को बेताब थी। एयरपोर्ट पर सीमा को विदा करने के लिए सीमा के माता पिता और सभी परिजन, गीता देवी और सोमनाथ जी मौजूद थे। सभी ने सीमा को भीगी आंखों से विदा किया। कुछ ही घंटों में सीमा मयंक के साथ थी। मयंक ने उसे एयरपोर्ट से रिसीव किया और घर चलने को लगा। जहां सीमा उसे देखकर बेहद खुश थी, वहीं मयंक के चेहरे आयर अजीब सी हंसी थी जो सीमा समझ नहीं पा रही थी। मयंक का बदला बर्ताव उसे परेशान कर रहा था। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही मयंक ने कहा, अब तुम आ चुकी हो, धीरे धीरे यहाँ के रीति रिवाज सब समझ जाओगी। सीमा को उसकी बातों से अजीब सी घृणा आने लगी। वो मयंक के साथ एक आलीशान बंगले के बाहर खड़ी थी। गाड़ी रुकते ही नौकर तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं। सीमा अभी उस बंगले को निहार ही रही थी कि टेरिस पर खड़ी एक विदेशी लड़की पर उसकी नज़र पड़ती है। वो मयंक से पूछ बैठती है कि वो कौन है। मयंक उसकी बात टालते हुए कहता है कि अभी पता चल जाएगा। सीमा घर में प्रवेश करती है। वह आलीशान बंगला अंदर से बेहद खूबसूरत था। सामने की दीवार पर मयंक और टेरिस पर खड़ी लड़की की बड़ी सी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर को देखकर सीमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो मयंक से इस बारे में पूछने के लिए पीछे पलटती है। वैसे ही वो टेरिस वाली लड़की मयंक के गले लग जाती है। वो मयंक के गालों पर किस करते हुए कहती है, कितना मिस कर रही थी मैं तुमको, बहुत दिन लगा दिए। अच्छा हुआ कि तुम अपने साथ नौकरानी ले आए। अब सीमा को समझते देर नहीं लगी कि वे खुद को ठगा सा महसूस करते हुए अपनों हाथे की मेहंदी निहारने लगी, जैसे वो उसे चिढ़ा रही थी। हाथों में पहना लाल चूड़ा चीख रहा था कि तुमको धोखा दिया गया। मयंक सीमा से कहता है, यहाँ तुमको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बस आराम से काम करो। वो हंसते हुए बोल पड़ा कि यहाँ ऐसा ही होता है, तुमको एडजस्ट करना होगा। और हाँ, इस बारे में माँ या घर वालों से कुछ भी बताया तो वापस। सीमा के जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा। मयंक अपने कमरे में जा रहा था और सीमा उसको एकटक देखती रही। उसने इस सच को स्वीकार करते हुए अपनी पीड़ा दिल में समेट ली। उसने इस सच को सीने में हमेशा के लिए दबा लिया और परिवार को अपनी झूठी खुशी का इजहार किया। सीमा आज फिर अकेली हो चुकी थी। समय बीत रहा था। सीमा मयंक के बर्ताव से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो मयंक के आलीशान बंगले में नौकरानी की तरह काम करती। मयंक और उसकी पहली पत्नी उसे दिन रात टॉर्चर करते। दिन भर का काम करने के बाद सीमा कुछ समय निकालकर पास के एक पार्क में जाती, जहां बच्चों को खेलता देख कर समय गुजार लेती थी। अपने परिजनों से इसी दौरान बात करके उसको खुश कर देती थी कि वो बहुत खुश है। वहीं गीता देवी भी जब बहू से बात करती तो उनको भी कुछ नहीं बताती। सीमा की उदासी कोई चोरी छिपे देख रहा था। 7 समंदर पार भी कोई ऐसा था जिसकी निगाहें सीमा पर टिकी थी। वह जब पार्क में आती तो वो भी वहां मौजूद रहता और उसे चुपके से देखता। ये कोई और नहीं, मयंक का दोस्त फिलिप्स था। फिलिप्स सीमा और मयंक के बारे में सब जानता था, मगर मयंक को समझाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। फिलिप्स ने एक दिन सीमा से बात करने की कोशिश की, मगर सीमा ने उसे अनदेखा कर दिया और घर की तरफ दौड़ पड़ी। अगले दिन फिलिप्स उससे फिर बात करने की कोशिश करता है। इस बार सीमा उसकी बात सुनने को तैयार हो जाती है। सीमा को बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी। वह टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर फिलिप्स से बात कर रही थी। फिलिप्स ने उसको समझाया कि
वो यह सब क्यों सह रही है, वापस इंडिया क्यों नहीं चली जाती, इस काम में वो उसकी मदद करेगा। सीमा ने फिलिप्स के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं वापस जाकर माँ और पिताजी को परेशान नहीं करना चाहती। मेरे हालात को जानकर मेरे माता पिता के साथ ही सोमनाथ जी और गीता देवी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं उनको दुखी नहीं करना चाहती, चाहे मुझे यहाँ कुछ भी झेलना पड़े। अब तक सीमा और फिलिप्स अच्छे दोस्त बन गए थे। फिलिप्स बात बात पर सीमा को इंडिया चले जाने के लिए प्रेरित करता। वो सीमा को समझाता कि मयंक ने कई लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब की है। अगर तुम चाहो तो उन सब का बदला लेते हुए उसको फिर से उसके किए की सज़ा दिलवा सकती हो। फिलिप्स की ये बात सीमा के दिल में बैठ गई। अब उसने ठान लिया था कि वो मयंक को उसके किए की सज़ा दिलवा के रहेगी। उसने फिलिप्स की मदद से अमेरिका के विदेश मंत्रालय में एक शिकायत की। इसमें उसने उसकी शादी के सभी सबूत पेश किए। कुछ ही दिनों में इस मामले की जांच शुरू होती है। पुलिस मयंक को अरेस्ट करके उससे पूछताछ करती है। इस दौरान पुलिस को कई लड़कियों की शिकायतें मिलती हैं। लड़कियों का आरोप था कि मयंक उससे शादी का झांसा देकर उनकी असमत से खिलवाड़ कर चुका है। मामला अब गंभीर हो रहा था। इसकी खबर मीडिया में भी आने लगी थी। अब बात फैल रही थी और मयंक की गिरफ्तारी की खबर इंडिया भी पहुंच चुकी थी। गीता देवी और सीमा के माता पिता के पैरों से मानो ज़मीन खिसक गई। वो सभी बेचारी सीमा के बारे में सोच सोच कर दुखी हो उठे कि उनकी बेटी ने पराए देश में कितना दुख सहा और उसको कानो कान भी खबर नहीं होने दी। इस घटना के सामने आते ही गीता देवी सीमा के माता पिता के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर सीमा सभी से मिलकर भावुक हो उठती है और सबको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। गीता देवी अपने बेटे के किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उसने सीमा से वादा किया कि वो अपने बेटे को सज़ा दिलवा कर रहेंगी। हालांकि एक माँ का अपने बेटे के लिए इस तरह का फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, मगर गीता देवी उसूलों की पक्की महिला थी। नारी सम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। मयंक का केस कोर्ट पहुंचा, जहां तमाम सबूत मयंक के खिलाफ थे। कोर्ट ने मयंक को 7 साल की सज़ा और जुर्माने का दंड सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलिप्स और सीमा ने चैन की सांस ली। सीमा ने फिलिप्स का शुक्रिया अदा किया कि अगर वो नहीं होता तो वह मयंक के जुल्म सहती रहती, और जुल्म सहने वाला जुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनहगार होता है। उधर गीता देवी ने सीमा के हाथ जोड़ते हुए बेटे की भूल के लिए माफ़ी मांगी। सीमा ने झट सा उनका हाथ पकड़ लिया और बेहद नम्रता के साथ कहा कि मैंने आपको माँ कहा है और माँ का हाथ नहीं जोड़ा करती। सीमा ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसके आने से कई मासूम लड़कियों को न्याय मिला जो मयंक का शिकार बनी थी। सीमा सबके साथ इंडिया वापस आ गई। उधर गीता देवी ने अपने आश्रम का सारा काम सीमा को सौंप दिया। गीता देवी बेटे के गम में बीमार पड़ गई। सीमा ने आश्रम का काम अपने कंधों पर ले लिया था। अब उसका दिल पत्थर का हो चुका था, जहाँ किसी भी पुरुष के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ये बात सीमा के माता पिता के साथ ही सोमनाथ जी और गीता देवी समझ चुकी थी। उधर सीमा अब सामाजिक कार्यों से ज़्यादा समय गुजारने लगी। अब उसने सहेली नाम की एक संस्था भी खोल ली। ये संस्था उन महिलाओं के लिए थी जिनको विदेश में शादी के नाम पर ठगा जाता था। वो ऐसी लड़कियों के लिए आवाज़ उठाने लगी। कुछ ही वर्षों में उनकी संस्था ने काफ़ी नाम कमा लिया और संस्था के साथ नामी गिरामी वकील भी जुड़ गए। सीमा अब सबकी सीमा दीदी बन चुकी थी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।